गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपके फर्स्ट चैप्टर के 2 टॉपिक्स जो है वो पूरे हो चुके हैं। 3 टॉपिक्स हैं इसमें। फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया था वो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, और दूसरा टॉपिक जो हमने किया था डिबेट इन द 18th सेंचुरी, ट्रांजिशन डिबेट। और एक और हमने किया था तीसरा टॉपिक जो है इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक स्थिति। आपका एक और टॉपिक बचा हुआ है और वो है ट्रेड इन द इंडियन ओशन एंड ट्रेड नेटवर्क। तो ये जो टॉपिक है ये इजीली अवेलेबल नहीं है किताबों में, तो आपको मिलेगा ही नहीं है। कानपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस थोड़ा अलग है, तो इसको मैंने थोड़ा इधर उधर से डाउनलोड करके और इंग्लिश में, जहाँ इंग्लिश में मिला वहाँ इंग्लिश में, थोड़ा बहुत हिंदी में मिला, तो इस तरह से मैंने इसको समझा है। तो आज ये थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए, यूरोपीय कंपनी और भारतीय जो है समुद्री व्यापार, इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन ये है कि भारत में समुद्री व्यापार किस प्रकार से हुआ करता था, क्या बदलाव आया 18th सेंचुरी में। तो देखिए, भारत का जो व्यापार था 17वीं और 18वीं सदी में, वो 16वीं सदी से अगर हम कंपेयर करें उसको, अगर तुलनात्मक रूप में 16वीं सदी से अगर हम उसको लें, तो 17वीं 18वीं सदी में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था भारतीय व्यापार का। और ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो लाल सागर है, आप जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे लाल सागर की क्या लोकेशन है। जो लाल सागर है वो भारतीय समुद्री व्यापार में उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल सागर के माध्यम से जो है व्यापारी आया करते थे, ठीक है। और भारतीय व्यापार ने इस काल में यानी 18वीं सदी में बहुत विस्तार देखा। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो 3 महत्वपूर्ण कंपनियों का भारत में आना था, द डच, द इंग्लिश और द फ्रेंच। जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित किया, इन 3 यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने प्रभावित किया। और इसके अतिरिक्त भारतीय जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि यूरोप में स्पाइसेस का बहुत बड़ा मार्केट था। यानी यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो भारत से स्पाइसेस यानी मसाले लेकर अपने देशों में तो जाता ही था, या अन्य देशों में भी जाया करता था। और जिस तरह से प्रारंभ में पुर्तगालियों ने बेनिफिट उठाया इसका, ये तीनों जो कंपनियां थी, इसके अलावा डच, फ्रेंच और इंग्लिश, इन्होंने भी देखा कि किस तरह से पुर्तगालियों ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो दिस प्रॉम्प्टेड द अदर कंपनीज टू हैव अ ट्रेड विद इंडिया। इसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। और बाद में फिर वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 में। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस बनी थी वो लगभग 1725 से 1770 के बीच में बनी थी। और ये नहीं कि केवल जिन यूरोपियों के नाम मैंने आपको बताया, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज़, केवल यही आए थे। इनके अलावा कुछ और यूरोपीय भी आए थे, हालांकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। जैसे कि स्वीडन से लोग आए थे, डेनमार्क से भी लोग आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन इनका जो व्यापार था वो बहुत ही छोटे स्तर पर था। इट वॉज ऑन ए वेरी मॉडेस्ट स्केल। हावेवर, दो जो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, वो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़, वो 17वीं और 18वीं सदी के ट्रेड को इन्होंने डोमिनेट किया। ज़्यादातर ट्रेड जो है ये दो कंट्रीज़, ये दो यूरोपियन भारतीयों के साथ किया करते थे। अब प्रश्न ये है कि कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ थी, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जो कि
इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं, डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सपोर्ट करती थी, मतलब जो वो खरीदती थी इंडिया से, जो एक्सपोर्ट होता था वो पेपर का होता था। पेपर यानी काली मिर्च। और काली मिर्च की बहुत मांग थी भारत की। लेकिन बात ये थी कि जो काली मिर्च थी, जो पुर्तगाली थे, वो जो काली मिर्च का व्यापार करते थे वो भारत के मालाबार तट से करते थे। लेकिन जो डच और अंग्रेज़ थे, इन्होंने मालाबार तट की बजाय या कनारा तट की बजाय इन्होंने इंडोनेशियन आर्किपेलागो यानी जो भारत का जो पूर्वी तट है उसको ज़्यादा तवज्जो दी। वहाँ से उन्होंने ज़्यादा व्यापार किया। और उसका कारण ये था कि वो और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी जा सकते थे वो जो शिप्स जो है ना, जब एक बार उसमें आ ही गए हैं इंडिया के जो कोरोमंडल कोस्ट से, तो वहाँ आए गए तो फिर वो उन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी वो एक्सपोर्ट कर सकते थे पेपर यानी काली मिर्च और मसाले। ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो फोकस था कोरोमंडल कोस्ट वाला, ये शिफ्ट हो गया बंगाल की तरफ और उत्तर की तरफ। अगर हम जाएं, ऊपर जाएं, आप देखो ना, भारत के जो दो पार्ट्स हैं, एक तो इधर तो कोरोमंडल कोस्ट है, इधर मालाबार कोस्ट है। तो कोरोमंडल कोस्ट से और थोड़ा नॉर्थ में ऊपर जाए तो बंगाल पड़ता है। तो धीरे धीरे बंगाल जो है एडवांटेजेस हो गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बंगाल में बहुत ही सस्ते जो है ना सूती वस्त्र मिल जाया करते थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। इसके अलावा सस्ती सिल्क मिल जाया करती थी, रेशम सस्ता मिल जाया करता था, नमक भी मिल जाया करता था। और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। यूरोप में देखिए गरम मसाले और सूती कपड़ा, ये सबसे ज़्यादा डिमांड में थे। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा व्यापार इन चीज़ों का होता था यूरोप में। तो देखिए, दोनों डच और अंग्रेज़ों की कंसिडरेशंस की वजह से बंगाल में जो है ये जो कंपनियां थी, इन्होंने अपने फैक्ट्रीज स्थापित की। और गौरतलब है कि हुगली जो सेक्टर था बंगाल का, वो सबसे प्रोमिनेंट हुआ। उसमें ज़्यादातर ट्रेड जो है हुगली से हुआ करता था। हुगली इज़ अ पोर्ट ऑफ बंगाल। ठीक है ना। तो देखिए, व्यापार मसालों का भी होता था, व्यापार कपड़े का भी होने लग गया। और बहुत से बंगाल के जो टेक्सटाइल थे वो डच जो व्यापारी थे उन्होंने एक्सपोर्ट किए। और बंगाल जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक तरह से कह लो कि थिएटर बन गया, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द होल ऑफ एशिया। इसी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ये कहा जाता था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाग का जो सबसे अच्छा फूल है वो बंगाल है, या सबसे अच्छा जो गहना है उसके पास वो बंगाल है। तो ये दोनों कंपनियां जो है निरंतर बंगाल के साथ व्यापार करती रही। बंगाल जो है रॉ सिल्क और कॉटन का, टेक्सटाइल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर बन गया। और अब बात यह है कि इंडिया में क्या आता था इसके बदले। देखिए, प्रेशियस मेटल्स जो वो आया करते थे, ज़्यादातर सिल्वर जो कि एक्सचेंज होता था, और सिल्वर और गोल्ड। हालांकि यूरोप में उस समय वाणिज्यवाद चल रहा था और वाणिज्यवादी ये कहते थे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम से कम होना चाहिए, तभी व्यापार संतुलन देश के पक्ष में रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। कि हो ये रहा था कि भारत के साथ व्यापार करने में यूरोपीय कंपनियों को बहुत ज़्यादा सोना और चांदी भारत को देना पड़ रहा था। ठीक है। तो इस तरह से ये व्यापार चले जा रहा था। और कुछ भारतीय व्यापारियों ने भी व्यापार अपने व्यक्तिगत स्तर पर व्यापार किया। और 17वीं 18वीं सदी में ये जो है व्यापार की स्थिति थी भारतीय व्यापार की। और ट्रेड नेटवर्क जो है वो कैसे बना,
वो फिर हम अगली क्लास में लेंगे। और मैं मटेरियल इसमें ढूंढने का प्रयास करूँगा क्योंकि इसका मुझे ज़्यादा मटेरियल मिल नहीं पा रहा है। फिर भी जो भी होगा मैं उसके लिए करूँगा और आपको इसके जो नोट्स हैं वो भेजूँगा क्योंकि किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। थैंक यू।